बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और आज इन्हें बतौर चीफ़ जस्टिस इनका तीसरा रोज़ है। तीसरे ही रोज़ ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की कहानी क्या है और इस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाने के बाद कुछ अहम लोगों को ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से हंगामी तौर पर जो तलब है वो भी किया गया है। कुछ अहम तफ़सीलात, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से। एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करनी है, खुफिया एजेंसी के सरबराह को निकालने का मामला क्या है। मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक पेचीदा हो चुके हैं, इस पर भी कुछ अहम तफ़सीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। पीपल्स पार्टी जो है उसने बिल आखिर रोना धोना शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी को बिल आखिर अब ये समझ लग चुकी है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून चाह रही है, और बल्कि वो अब नून लीग से कह रही है कि हमें भी ये लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इस पर भी कुछ अहम तफ़सीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब आऊँगा और कुछ अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जिनका आज तीसरा दिन है, वर्किंग डेज़ तो दो ही हैं और एक जो है वो संडे का था, लेकिन खैर संडे वाले दिन भी चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कुछ जो चीज़ें हैं वो की गई। बहरहाल आज ये बड़ी ख़बर सामने आई है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया गया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चीफ़ जस्टिस ने एक तो रजिस्ट्रार, जिन्हें उन्होंने संडे वाले दिन ही तैनात कर दिया था, जज़ीला साहिबा, और इसके साथ ही जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उन्हें भी इस ग्रुप में जो है वो ऐड किया गया है। और इसकी तफसीलात ये हैं कि जो इंतज़ामी मामलात चलाने होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो इस ग्रुप के अंदर अब डिस्कस हुआ करेंगे। माजी में व्हाट्सएप ग्रुप्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म भी किया जाता था कि ये व्हाट्सएप मैसेज आते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, उसमें ये चीज़ होती है वो चीज़ होती है। लेकिन खैर अब इस व्हाट्सएप ग्रुप के बाद कोई जो तनकीद है या इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा कि अब भी आप वही तनकीद कर सकते हैं जो कि आप पहले करते थे। बहरहाल ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाना कोई ऐसी बात नहीं है, ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का दौर है और इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए और बेसिकली इंतज़ामी मामलात चलाने के लिए बनाया गया है। कोई भी हिदायत वगैरह अगर चीफ़ जस्टिस की जानिब से दी जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है रजिस्ट्रार होता है या डिप्टी रजिस्ट्रार होता है, वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसके अलावा और भी लोग जो है वो इसमें मौजूद हैं, तो इसमें जो हिदायत है वो दे दी जाएंगी कि इस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो किया जाए। ज़ाहिर सी बात है इंस्ट्रक्शंस तो चीफ़ जस्टिस की जानिब से ही दी जाती हैं। तो बहरहाल आज की ख़बर यही है। आज तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल खामोश रही है। कल सारा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टीवी स्क्रीनों पर थी और आज बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक जो अहम ख़बर है वो सामने आई है और ये व्हाट्सएप ग्रुप चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बनाया गया है। ना सिर्फ ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है बल्कि आज ही चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एक जो इजलास है वो तलब किया है कल के लिए, यानी कि बुध 3 बजे ये अहम इजलास चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने तलब किया है। और इस इजलास के अंदर एक तो पाकिस्तान बार कौंसल और इसके अलावा दीगर बहुत सारे जो नुमाइंदगान वगैरह हैं उनको भी बुलाया गया है। और बुनियादी जो मकसद है इस इजलास के बुलाने का, एक तो उसमें ये है कि निज़ाम इंसाफ़ को बेहतर किस तरह से किया जाए, यानी कि जो ख़ास तौर पर केसेस का बैकलॉग है उन्हें जल्द अज जल्द किस तरीके से निपटाया जाए। फिर इसी तरीके से बेंचेस की तश्कील वगैरह और अर्जेंट मुकदमात जो हैं इन पर जल्द समात के हवाले से जो तजावीज़ हैं वो तलब की गई हैं कि ये वकला नुमाइंदे जो हैं वो आ जाएँ। बार्स वगैरह के जो नुमाइंदे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है इनसे भी गाइडलाइंस वगैरह या तजावीज़ इनकी भी लेनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये इजलास भी आज तलब किया गया है कल 3 बजे और इसमें ये तमाम जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होंगी। ख़ास तौर पर बेंच की तश्कील का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसके अंदर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इसके साथ ही एक अहम डिसीजन चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से और एक और भी लिया गया है और इस डिसीजन के ऊपर आप कहें कि कुछ जो रिएक्शन है वो भी सामने आया है। और फ़ैसला असल में चीफ़ जस्टिस साहब ने ये लिया था कि इन्होंने अपने
एक तो सेक्रेटरी तैनात किया था और एक स्टाफ ऑफिसर तैनात किया था जब फर्स्ट डे इन्होंने हल्फ लिया था उसके बाद। अच्छा, अब ये जो सेक्रेटरी इन्होंने तैनात किया है और जो स्टाफ अफसर इन्होंने तैनात किया, इसके पीछे कुछ जो सवालात है जुड़े, जिसके बाद कुछ जो माहौल है वो गर्म हो रहा है, वो क्या है। एक तो मुश्ताक अहमद साहब हैं जो कि सेक्रेटरी जिनको तैनात किया गया है चीफ जस्टिस ने, और एक तो सवाल इनके ऊपर ये उठ रहा है कि ये 17 ग्रेड में थे, लेकिन 17 ग्रेड से डायरेक्ट इन्हें 21 ग्रेड में लाया गया और सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान इन्हें तैनात किया गया। और इस वजह से भी इस वक्त माहौल कुछ गर्म हो रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा माजी में जिस तरह से ख़त वगैरह लिखा करते थे, या वो ख़ुद तकरीबन 4-5 महीनों से उन्होंने कोई केस नहीं सुना था और ख़ुद चैम्बर वर्क करते थे, और अब ज़ाहिर सी बात है जब वो ये बात करते हैं कि केसेस का बैकलॉग है, तो अगर 5 माह तक वो कोई मुकदमा नहीं सुन रहे थे, तो उस वक्त जितने ज़्यादा मुकदमे इकट्ठे हो गए, तो फिर वो भी इस यहाँ पर एक सवाल बनता है कि फिर आप उस वक्त आपकी क्या प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, और अब आप जो है वो कह रहे हैं कि ये जो केसेस हैं इनको निपटाना है। तो बहरहाल ये क्वेश्चंस तो बनते हैं, और पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जब ख़ुद एक बंदा एक पोजीशन पर या कुर्सी पर होता है, तो फिर जाकर उसको ये समझ लगती है कि जो क्रिटिसिज्म वो उस ओहदे पर नहीं था तो तब की जाती थी, या चीफ जस्टिस के हवाले से जो उस वक्त बातें की जाती थी जब खुद बंदा फेस कर रहा होता है। क्योंकि एक जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का नॉर्मल आम जज, वो तो ज़ाहिर सी बात है निज़ाम को नहीं चला रहा होता, लेकिन चीफ जस्टिस जो होता है वो सरबराह होता है, तो बतौर सरबराह फिर चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बहरहाल एक तो ये जी कि 17वें से डायरेक्ट 21वें के ऊपर इनको तैनात किया गया। फिर दो मुख्तलिफ़ चीज़ें इनके हवाले से कही भी जा रही हैं मुश्ताक अहमद साहब के हवाले से, कि इन्हें जो इनकी पहली जॉब थी जहाँ ये 17वें ग्रेड के ऑफिसर थे, उन्हें कुछ इल्ज़ामात की बुनियाद पर निकाला गया। लेकिन दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये वहाँ से रिटायर हुए थे, और लेकिन स्टिल दोनों सूरतों में थे 17वें में ही, 17वें से डायरेक्ट 21 में इनको जो है वो लाया गया। तो बहरहाल ये डायरेक्ट इनको लाया गया, और फिर इसके अलावा कोई इंटरव्यू वगैरह या जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो तमाम तर चीज़ें भी नहीं देखी गई, इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ, और डायरेक्ट ही इनको यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया। फिर इसी तरह से अब्दुल सादिक जो कि स्टाफ ऑफिसर हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के, इनके हवाले से भी कुछ इस वक्त सवालात उठ रहे हैं, और उनमें सबसे पहला तो ये जी कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो हैं, उनसे लेकर आज तक यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तक किसी भी चीफ जस्टिस ने जो स्टाफ ऑफिसर है वो नहीं रखा, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने ये जो स्टाफ ऑफिसर है वो रख लिया। और फिर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में चूँकि कुल 17 जजेस होते हैं और इस वक्त 15 जजेस हैं, तो जो 2 दीगर जजेस की स्पेस खाली है उनके भी सेक्रेटरीज़ मौजूद हैं, तो उनमें से भी किसी एक को सेक्रेटरी जो है वो बनाया जा सकता था अपना। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जब जज थे तो तब भी उनका अपना सेक्रेटरी था, लेकिन फिर उसके बाद जब वो चीफ जस्टिस बने तो फिर एक और ये जो सेक्रेटरी है वो आया। तो इन चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ऑलरेडी जो लोग मौजूद थे उनमें से ही किसी को सिलेक्ट कर लिया जाता, लेकिन खैर उसके बावजूद काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से ये जो कुछ स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं, और इस मामले के ऊपर काफ़ी जो गर्मा गर्मी है, ज़ाहिर सी बात है सवालात वगैरह हैं जो कि उठ रहे हैं। आगे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और ख़बर है, मुख्तसर सी खबर है, वो शेयर करता चलूँ। फिर उसके बाद खुफिया एजेंसी के जो सरबराह हैं उनका क्या मामला है उस पर भी मैं डिटेल की तरफ आता हूँ। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से आज एक बड़ा अहम फ़ैसला जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही, और इस फ़ैसले में बेसिकली प्रोहिबिशन पर जो रिहाई के कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं उन पर फुली अमल दरामद का बेसिकली जो हुक्म है वो दिया गया है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से। तो असल में प्रोहिबिशन पर रिहाई से मुराद क्या है, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे कैदी इस वक्त जो कि जेलों में मौजूद हैं जिनको मशरूत रिहा किया जा सकता है, यानी कि मिसाल के तौर पर इनमें वो लोग आ सकते हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम ऑफेंडर हों, यानी कि पहली मरतबा कोई वो जुर्म कर रहे हों, या उनका जुर्म काफ़ी छोटा हो, या यंगर ऑफेंडर्स हों, या नाबालिग जो ऑफेंडर्स हैं वो अगर जेलों में हैं। फिर इसी तरह से अगर उनका बिहेवियर अच्छा है किसी
कैदी का मतलब आम नौयत के, छोटे नौयत के अगर उन्होंने जुर्म किए हुए हैं, बड़े नौयत के नहीं, ये कत्ल या इस तरह के नहीं, जो छोटे मुजरिम होते हैं, या उन मुजरिमों, वो तमाम मुजरिमान जिनकी 1 साल से कम उनको सज़ा दी गई हो, या उन्होंने माजी में कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम ना हो, फ़र्स्ट ही उन्होंने कोई ये जुर्म किया हो, तो इस तरह के जो मुजरिम हैं वो इस प्रोहिबिशन के अंडर जो है वो आ सकते हैं। और इन के हवाले से ये कानून मौजूद है कि मशरूत जो रिहाई है वो इनको मिल सकती है। और आज ये हुक्म बड़ा जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस मुँह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो एक अरसा तक मैं हाई कोर्ट कवर करता रहा हूँ, तो वहाँ पर उनको चूँकि चीफ जस्टिस हम बोलते या बीपर्स वगैरह में भी या ख़बरों में लिखते थे, तो इसलिए थोड़ी सी आदत पड़ गई, तो मुँह से चीफ जस्टिस निकल गया। तो बहरहाल जस्टिस अतर मिन अल्लाह की जानिब से ये जो फ़ैसला है वो दिया गया है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म और वज़राए आला को भी क़वानीन फ़हाल बनाने को यकीनी बनाने की जो हिदायत है वो भी की गई है। और इसमें मज़ीद ये भी कहा गया है कि मुल्क भर की जेलों में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी होने की वजह से आइनी हकूक़ की फ़राहमी नामुमकिन हो चुकी है। तो बुनियादी तौर पर ये 2-3 रीज़न्स भी थी कि एक तो इतने ज़्यादा कैदी हैं, अगर इतने ज़्यादा कैदी हैं तो प्रोहिबिशन के ऊपर जिन कैदियों को छोड़ा जा सकता है मशरूत, उनको आप छोड़ें, गुंजाइश भी नहीं है, सहूलियात की भी अदम दस्तयाबी है, फिर अक्सरियत गरीबों की है, तो गरीब लोगों को सस्ते और फौरी इंसाफ की फ़राहमी के लिए तो आप अपना कोई किरदार अदा अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन इस प्रोहिबिशन उसके ऊपर जो है वो इन मुजरिमों को छोड़ा जा सकता है। तो बहरहाल ये आज एक बड़ा फ़ैसला था इस हवाले से जो चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह की जानिब से दिया गया है। आगे चलते हुए नाजरीन, एक अहम मामला है इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त कनाडा और भारत के दरमियान। और हुआ कुछ यूँ है कि कनाडा में एक जो सिख रहनुमा थे, ख़ास तौर पर जो खालिस्तान एक तहरीक चल रही है, तो उसमें भी कहा जाता है कि वो ज़रा फ़ाल थे, तो उनका मर्डर हुआ। और इस मर्डर के हवाले से जब कनाडा की जानिब से तहकीकात वगैरह की गई, तो फिर उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बयान भी दिया और भारत के मुलविस होने का उस मर्डर में उन्होंने शुबे का इजहार किया। और इस शुबे का इजहार करते ही रा के जो सरबराह हैं उन्हें उन्होंने अपने मुल्क से यानी कि कनाडा से मुल्क बदर कर दिया। इनका जो नाम है रा के ये जो सरबराह हैं ये बोन कुमार हैं और बेसिकली कनाडा में इंडिया की खुफिया एजेंसी रा के सरबराह थे। तो ये इनको जो है वो मुल्क बदर किया गया। और बेसिक जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो जो खालिस्तान तहरीक और वो जो मर्डर हुआ है, और उनका कहना ये है कनाडा का कि उनके मुल्क में उनके शहरी का मर्डर और इस तरह से भारत के मुलविस होने का शुबा, तो ये उनकी ख़ुद मुख्तारी के ऊपर सवालिया निशान है। तो इसलिए उन्होंने ये मुल्क बदर करने का जो एक बड़ा स्टेप था वो उठाया। और इसके ऊपर फिर ये भी हुआ है कि भारत ने भी इसके बदले क्या किया कि उनके भी जो कोई सीनियर सफ़ीर थे सेम उनके साथ भी यही किया और अपने मुल्क से जाने का कहा है। तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट जो कुछ क्लैश भी है और चेंजिंग भी है, ख़ास तौर पर कनाडा और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। और फिर इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कनाडा ने ये इक़दाम करने से पहले कुछ अहम ममालिक जिस तरह से अमेरिका और कनाडा तो सेम साथ ही हैं, बहरहाल उनको जो है वो लूप में भी लिया है और उन्होंने भी इस मामले में कनाडा का जो साथ है वो दिया है। तो बहरहाल ये भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बड़ी बेइज्जती की भी बात है कि इस तरीके से उनके जो है वो कार्रवाइयाँ वगैरह कर रहे हैं या ऑपरेट वो कर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है इस तरह के मामलात थे, कहा तो ये जा रहा है कि भारत के मुलविस होने का शुबा, लेकिन अगर सिर्फ शुबा है तो शुबे की बेस के ऊपर इतना बड़ा वो नहीं उठाया जाता। लेकिन ज़ाहिर सी बात सफारतकारी भी होती है, एहतियात से वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा उनके हाथों सबूत होंगे जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा जो स्टेप है वो कनाडा की जानिब से लिया गया है। तो एक बड़ा झटका जो है वो भारत को एक बड़े पैमाने के ऊपर, एक बड़े लेवल के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मिला है। आखिर में नाजरीन, बिलावल भुट्टो के हवाले से एक बड़ी ख़बर है और बिलावल भुट्टो जो है वो ये कह रहे हैं जी कि नून लीग ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है जो कि वो अपने लिए बना रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली उनका थोड़ा सा इस तरह भी था कि निगरान हुकूमत में, क्योंकि बहुत सारे बंदे इस तरह से है तासुर के उनके हैं, तो बहुत सारे इलेक्शंस में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो उनको तो यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन सिंध के अंदर जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई हैं। तो इसका मतलब यही है कि इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड और अपना
वोटर आप मजबूत कर रहे हैं तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फिर उनको भी मिलनी चाहिए। तो इन दिनों वैसे ही पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को गिरबान जो है वो पकड़ रही हैं। इसी महाज में पीपल्स पार्टी ने अब बाकायदा तौर पर रोना धोना जो है वो भी शुरू कर दिया है और बिलावल भुट्टो इस तरह के भी वो ख़ुद भी अब सामने आकर कुछ जो बयानात है वो भी दे रहे हैं। पहले तो पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के आ रहे थे, अब बिलावल भुट्टो भी सामने आ गए और दूसरी तरफ नून लीग जो है वो भी पीपल्स पार्टी के हवाले से इसी तरह के जो इल्ज़ामात वगैरह है, जो बयानात वगैरह है वो दे रही है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।